सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के यूनिट 3 और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट स्कोरिंग जो है यूनिट के रिगार्डिंग, जिसका नाम है एलपीजी, भारत में आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति। इसके हम सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं। इससे प्रीवियस में आपको 2 यूनिट के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं सपोर्ट मटेरियल के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लीजिएगा। सपोर्ट मटेरियल से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, और अगर आपने इस चैप्टर को अगर आप इससे पढ़ के नहीं गए तो भाई अपना आप बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसका जो है इसमें से उठकर आता है, और इससे प्रीवियस में आपको जो है यूनिट 2 में भी दिखा चुका हूँ। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन है अभी वाले के अंदर यूनिट 2 का। बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। मुद्दे में कहता है पहले क्वेश्चन में कि भाई भारत में आर्थिक सुधार जो हैं वो क्यों प्रारंभ किए गए। ऐसा क्या हो गया था कि हमको जो है आर्थिक सुधारों को अपनाना पड़ गया। आर्थिक सुधार कह लीजिए, नई आर्थिक नीति कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि भाई पहले पिछले 40 सालों में हम एलक्यूपी को अपनाते थे, लाइसेंस कोटा परमिट, आखिर हमें उसको क्यों ख़त्म करना पड़ गया। कुछ भी कह सकते हो, बात घुमा फिरा के एक ही है। तो आप जानते ही हैं कि भाई 1990 तक भारत के अंदर जो है संकट आ गया था। तो वो संकट क्या था उसी के बारे में आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जो अकुशलता और इनके संसाधन प्रबंध की अक्षमता, मतलब उस टाइम पे केवल सार्वजनिक क्षेत्र हुआ करता था, उनके उद्योगों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। सारे के सारे रिसोर्सेज का जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पा रहे थे। सारी की सारी डिमांड को वो पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। जिस टाइप के जिस क्वालिटी के वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। सबसे पहली बात तो विदेशी मुद्रा के भंडार हमारे पास पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। 6 महीने के आयात हेतु रिजर्व की बजाय 2 हफ्ते के आयात हेतु था। मतलब कि हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा खत्म हो गई कि हमारे पास 2 हफ्ते के आयात तक के बिल का भुगतान करने के पैसे नहीं थे। खाड़ी युद्ध के कारण कीमतों की बढ़ने की दर 2 अंक में पहुंच गई, 10 से भी ऊपर की आपको इन्फ्लेशन की रेट देखने के लिए मिली, जिसने संकट को और बढ़ा दिया। मुद्रास्फीति की दर 12% प्रतिवर्ष थी। घटिया प्रबंधन के कारण बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चले गए। अंधाधुंध सरकार ने इंडस्ट्रियां खोली और फायदे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, कुछ नहीं देखा सरकार ने। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं वो घाटे में जा रही थी। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में जा रहा था। राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा हो गया था। राजस्व घाटा बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सारे घाटे आसमान छू रहे थे। इस संकट को देखते हुए कि भाई हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, इन्फ्लेशन, विदेशी मुद्रा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है अकुशलता हो रही है उसके अंदर, पुअर एफिशिएंसी उनकी, इन सबको देखते हुए 1991 में जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हमको जो है आर्थिक सुधारों को या नई आर्थिक नीति को अपनाना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था और उस टाइम पे जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के उसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने जो है आर्थिक सुधारों को अपनाया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में कहता है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है और इसके कुल कितने सदस्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। WTO क्या है, कह रहा है IMF और वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार करने के लिए WTO का सदस्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम WTO के सदस्य नहीं होंगे तो हम दूसरे देशों के साथ फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते और वर्ल्ड बैंक IMF से लोन वगैरह नहीं ले सकते, उसमें प्रॉब्लम आती है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने बिना एक देश जो है वैश्वीकृत होते विश्व व्यापार का लाभ नहीं उठा सकता। मतलब फिर अगर आप इसके मेंबर नहीं बनोगे तो भाई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो है अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाओगे, टैरिफ, कोटा, ये सारी की सारी चीज़ें करोगे, जिससे आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के समीप नहीं ला पाओगे और विश्व व्यापार का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर करंट की बात करते हैं तो WTO के अभी करंट में 164 मेंबर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 164वां सदस्य जो है वो 29 जुलाई 2016 को बना, ये याद रखना है। और
अफगानिस्तान जो है इसका 164वां सदस्य है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका से स्वयं को सुविधा प्रदक की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया। हम जानते ही हैं कि पहले आरबीआई जो है वो जो है कंट्रोलर था, कंट्रोलर से फैसिलेटर या रेगुलेटर कह सकते हो, पहले वो रेगुलेटर था फिर फैसिलेटर हो गया। जब वो रेगुलेटर था तो ब्याज की दर वो खुद डिसाइड करता था, लेकिन जब वो फैसिलेटर बन गया अब वो ब्याज की दर खुद डिसाइड नहीं करता। तो ऐसा क्यों हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियंत्रक की भूमिका से स्वयं को सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने का एक बड़ा परिवर्तन इसलिए किया। पहले एक नियंत्रक के रूप में आरबीआई खुद ब्याज की दर तय करता था और प्रबंध के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता था, परंतु उदारीकरण के बाद इसने सुविधापूर्वक की भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत ब्याज की दरों को अब डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया गया कि बाजार बलों द्वारा जो है ब्याज की दर निर्धारित होगी। जिस बैंक को जैसा रखना है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। सबको फ्री कर दिया, अब मैं इसका कोई कंट्रोल नहीं है। प्रत्येक कमर्शियल बैंक को प्रबंधक निर्णयों की स्वतंत्रता दी गई। पहले सारे के सारे कंट्रोल उसके हाथों में थे, अब सभी कमर्शियल बैंकों को बोला गया अब आपको जैसा ठीक लगे, जैसा मैनेजमेंट करना है वैसा कीजिए। इस सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनना आवश्यक था। उदारीकरण के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, जिसको देखते हुए बाजार से उत्तम प्राप्ति के लिए बैंकों का प्रबंधन निर्णय की स्वतंत्रता देना आवश्यक हो गया और प्राइवेट बैंकों की उत्पत्ति जो है इस डिसीजन से हुई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जब वो नियंत्रक था तो इतने प्राइवेट बैंक्स जो है वो नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो ब्याज की दर खुद डिसाइड करता था, तो इसलिए प्राइवेट बैंकों को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। 1 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि रुपए के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं विनिमय दर 3 तरीके की होती है, स्थिर, लचीली और आपकी मिक्स वाली, जिसको हम गंदी तरलशीलता या प्रबंधित तरलशीलता कहते हैं। जब फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर जब सरकार मान लो $1 50 का है, अगर $1 सरकार 60 का कर दे फिक्स एक्सचेंज के अंदर, तो उसे रुपए का अवमूल्यन कहते हैं। मतलब जिस $1 को खरीदने के लिए पहले 50 रुपये देने पड़ते थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए अब आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे, वो रुपए का अवमूल्यन कहलाता है। नियंत्रण प्राधिकारी ने निर्णय से जब विनिमय दर में गिरावट आती है जिससे एक मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। वही है कि $1 अगर 50 का है, अगर $1 60 का हो जाए, अगर ये सरकार करे ठीक है, तो फिक्स का ये कंपोनेंट है। जैसे एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन, एक होता है डीवैल्यूएशन, एक है रिवैल्यूएशन। तो ये क्या है, ये डीवैल्यूएशन है, ये सरकार करती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में बहुत बारी आने हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये सीधा डिट्टो का डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कोई चेंज नहीं, ऐसे ही का और खा। द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता दूं भाई, आप सपोर्ट मटेरियल को सीरियस ले लीजिए। मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप प्लीज़ इसको करिए, आप देखिएगा। मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के अंदर यहाँ से आया है। द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है। द्विपक्षीय इसके नाम से ही पता चल रहा है वो व्यापार जो 2 देशों के बीच में होता है, और बहुपक्षीय जो 2 से ज़्यादा देशों के बीच में होता है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो जब WTO नहीं था तो पहले द्विपक्षीय व्यापार था, अब WTO के बाद अब बहुपक्षीय व्यापार होते हैं। यह है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। प्रशुल्क अवरोधक और गैर प्रशुल्क अवरोधक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं। प्रशुल्क का मतलब होता है आयात और निर्यात पे कर के रूप में अवरोधक, जो टैक्स होते हैं आयात और निर्यात पे जो लगते हैं उसे प्रशुल्क अवरोधक कहते हैं। और गैर प्रशुल्क अवरोधक का मतलब होता है कोटा, आयात की सीमा जब फिक्स कर दी जाती है कि भाई आप इतना ही दूसरे देशों से आयात कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उसको गैर प्रशुल्क अवरोधक कहते हैं। ये 2 उद्देश्य की पूर्ति करता है। जो टैक्स लगता है घरेलू उद्योगों की रक्षा भी करते हैं, और टैक्स आ रहा है तो सरकार के राजस्व को भी बढ़ाते हैं। लेकिन ये तो केवल एक लिमिट है कि आप इतना ही आयात कर सकते हो, तो ये केवल घरेलू उद्योगों की रक्षा करेंगे, इससे सरकार के पास किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं आ रहा है। तो इसको प्रशुल्क अवरोधक और गैर प्रशुल्क अवरोधक, मतलब इसको आप टैरिफ कह सकते हो प्रशुल्क अवरोधक को, और इसको आप कोटा कह सकते हो। बेसिकली ये टैरिफ और कोटा में डिफरेंस ही पूछ रहा है, लेकिन टैरिफ को प्रशुल्क और कोटा को गैर प्रशुल्क अवरोधक कहते हैं।
ठीक है, इसको आप सीमा शुल्क और गैर सीमा शुल्क भी कह सकते हो, कई कई बुकों में सीमा शुल्क और गैर सीमा शुल्क भी लिखा होता है। ये डिट्टो क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसा एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चनों को, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को सीरियस ले लीजिए। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं, अभी पाँच पाँच करके ही हम इसमें जो है कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप्स है, फ्रेंड सर्कल है, जहाँ जहाँ हैं आप इसको जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कीजिए। इस वीडियो की सबको बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरत है। ठीक है, लोगों को मिलती नहीं है हिंदी में वीडियोस, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी आपके जितने भी स्कूल ग्रुप्स वगैरह है, जितने भी हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।